हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द कॉमर्स सॉल्यूशन। और जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि हम अब आने वाले दिनों में अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ वॉल्यूम 2 के फर्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की प्रैक्टिस। बट उसके लिए थोड़ा सा काम आपको भी करना है। वीडियो को स्टॉप करिए और जाके सबसे पहले अपनी बुक लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ साथ थोड़ा सा काम आप लोगों को भी करना होगा। मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक्स और जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उसे हैंड टू हैंड मार्क करते जाइएगा, क्योंकि उन्हीं को ही आपको एग्जाम डेज से पहले पढ़कर जाना है। अगर आपने लास्ट ईयर के एग्जाम को एक बार देखा हो या एनालाइज किया हो, तो आप उसमें यही देखेंगे कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी थ्योरी की बातें भी हमें याद रखनी होती है। तो वही सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे सीयूटी एग्जाम के अंदर। और प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे हार्डली 7 to 8 थे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा थ्योरी को भी ध्यान देना है, उसको भी पढ़ना है। तो इसलिए फटाफट से अपनी बुक लेकर आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सामने पीडीएफ शो कर दी है कि इन केस ऑफ अगर आपके पास बुक नहीं है अब, या फिर नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो आप इस पीडीएफ की हेल्प से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो करना है वो है कंपनी की डेफिनेशन। देखो, आप सोचोगे कि मैम कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, क्या हम इसे भी नहीं कर पाएंगे? बट बच्चों, एक बात समझो कि जब भी कोई एक्ट आ जाता है ना, तो वहाँ पर लॉ आ जाता है, और लॉ का हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में हमने देख लिया कि ठीक है कंपनी की डेफिनेशन क्या है, हमने उसको टिक कर दिया, बट कहीं ना कहीं हो सकता है उसके अंदर वो एक वर्ड मिसिंग हो जो हमारी एक्चुअल डेफिनेशन में था। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमको यहाँ पर देख कर चलना है। तो सबसे पहले जो कंपनी की आपको डेफिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है हमारे पास, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब दिस एक्ट से यहाँ पर मतलब है कि जो एक्ट हमारा अभी करंट में चल रहा है, करंट में अभी हमारा चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो वो सारी कंपनीज जो 2013 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, प्लस इससे पहले भी जो हमारे जो एक्ट्स चलते आ रहे थे, लाइक इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर कोई कंपनी उस एक्ट में भी रजिस्टर्ड थी तो उसको भी हमने कंपनी का स्टेटस यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशन हुई कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है इसके अंदर? आगे आपको करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला फीचर है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बेसिकली रजिस्ट्रेशन। आपको पता है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन कराते ही आपकी कंपनी बन जाती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज कि आप लॉ की नज़रों में आपको एक ह्यूमन बीइंग जैसा ही एक स्टेटस, यानी कि एक लीगल स्टेटस, एक लीगल आइडेंटिटी मिलेगी। आप एक लीगल एंटिटी की तरह वर्क करोगे, आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ राइट्स प्रोवाइडेड होंगे। अब वो राइट्स आपको क्या मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट कैन ओन द प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। आप कंपनी के नाम से बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि आपके कंपनी के ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, और कंपनी भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकती है। और आप कंपनी के नाम पे लोन्स वगैरह ले सकते हैं, या किसी भी तरीके का अदर कोई एक्शन भी आप ले सकते हैं। अब अगर आप बुक लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ अंडरलाइन करिए इस वाले पॉइंट को, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल पर्सन बनते ही एक कंपनी को कौन कौन से राइट मिल जाते हैं। ठीक है, या तो अंडरलाइन करिए या फिर साथ साथ अपने रजिस्टर में इस चीज़ को लिखते जाइए धीरे धीरे करके। बेटा, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देखो आप सोचो कि रातों रात ही आप सीयूटी क्रैक करके नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, भले आप लास्ट में कर रहे हो, लेकिन अब जी जान से मेहनत कर लो। ठीक है, तो आगे अब आता है परपैचुअल एग्जिस्टेंस। परपैचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, यानी कि एक कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी शेयर होल्डर या किसी मेंबर के आने जाने, डेथ, बैंकरप्ट, ल्यूनेंसी, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी, इन किसी भी चीज़ से हमारी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी सिर्फ तभी बंद की जाती है जब लॉ उसे बंद करता है। किसी मेंबर के होने या ना होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को लॉ बनाता है और लॉ ही उसको खत्म करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं यहाँ पर उन सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है।
अब वो लाइबिलिटी जो लिमिटेड होती है उसके भी कुछ केसेस होते हैं, लाइक जितना अमाउंट अनपेड है शेयर्स के ऊपर। अब अनपेड से मतलब क्या है कि सपोज हमने 10 रुपये का हमारा शेयर है और उस 10 रुपये के ऊपर हम 6 रुपये मंगवा चुके हैं, तो बचे हुए 4 रुपये जो है हमारे पर शेयर के हिसाब से, वो है हमारी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की, जो उन्हें पे करनी है, यानी कि द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, सिर्फ उतने तक की ही लाइबिलिटी है। एक होती है लाइबिलिटी बाय गारंटी। कई बार क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी कंपनी को गारंटी देते हैं कि जब आपकी कंपनी बंद होगी ना तो इतना पैसा हम देंगे ही देंगे, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि हम 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे, तो इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। और कई बार कुछ शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड ही होती है, तो ऐसा नहीं होता है। 3 तरीके की लाइबिलिटी लॉ ने डिफाइन करी है। एक होता है लाइबिलिटी अनपेड ऑन द शेयर्स, और एक होता है लाइबिलिटी बाय गारंटी, और कई बार अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कुछ केसेस में देखने को मिलती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यानी कि क्या आप अपने शेयर्स को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो? यस, कर सकते हो। इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो आप ये काम कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते, और एक अनलिस्टेड कंपनी के अंदर भी आप नहीं कर सकते। ठीक है। और देन उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अलग है और ऑनरशिप अलग। ज़रूरी नहीं है जो कंपनी का मालिक है वही उसके मैनेजमेंट का पार्ट भी हो। मैनेजमेंट मीन्स कौन उस कंपनी को चलाने का काम कर रहा है, कौन डिसीजंस ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस मैनेजमेंट को चलाते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वो उस कंपनी के ऑनर भी होंगे। ऑनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग लोग हो सकते हैं। कॉमन सील का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कंपनी की जो स्टैंप होती है जो अफिक्स की जाती है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिस पे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपके पास कॉमन सील हो। यू मे और मे नॉट हैव। मे का मतलब है कि आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए, आपको बहुत की पॉइंट्स इसके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जाऊंगी, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, लाइबिलिटी कितनी है वो ध्यान रखनी है। लाइक जैसे ये वाला पॉइंट याद रखो, एक तो एक्ट यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, तो यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 है। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स है वो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट की मैं बात करूँ कंपनीज के अंदर, तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, बट वो होते हैं मतलब मैक्सिमम, नॉट मोर देन 200 का मतलब यही है कि मैक्सिमम 200, बट पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हटाकर एक्सक्लूडिंग लिखा गया है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ ही पढ़ाऊंगी तो फिर आप यही बोलोगे कि आपने तो सब कुछ ही बता दिया है। तो जस्ट मेन चीज़ों को ही हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। 3 तरीके की कंपनी आपको देखने को मिलेंगी, 1 पर्सन, प्राइवेट और पब्लिक। 1 पर्सन कंपनी मीन्स जिसके अंदर एक नेचुरल पर्सन होगा और एक ही मेंबर होगा उस कंपनी का, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि कोई भी अगर एक 1 पर्सन कंपनी का मेंबर बनने जा रहा है तो उसका इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया होना ज़रूरी है। ये सिर्फ लाइन अंडरलाइन करो, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। ये कंपनी आपकी किसी चैरिटेबल पर्पज़ या हमारे कंपनी का सेक्शन 8 होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर जितनी भी कंपनीज खोली जाती हैं वो एनपीओज होती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि यहाँ की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हो और 15 से डायरेक्टर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये लास्ट के 3 पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, कंपनीज एक्ट में जितनी आप उतनी ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर 2, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा यानी कि नहीं होने चाहिए। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, पेड अप कैपिटल ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, और यहाँ पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ डायरेक्टर्स आपको चाहिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपके 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आप इस डिफरेंस को भी पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट,
देन उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखो 15 से ज़्यादा किसी में भी नहीं होने चाहिए। मेंबर 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक कंपनी में सॉरी पर्सन कह रही हूँ डायरेक्टर्स 3। यानी कि डायरेक्टर्स यह याद करना बहुत आसान है 1 2 3 1 पर्सन प्राइवेट और पब्लिक। देन उसके बाद जो आपको मेन इसके अंदर पढ़ना है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक काइंड ऑफ इनविटेशन होता है, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हम जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि लाइक आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, तो शेयर्स इशू करने के लिए उन्होंने आपके सामने कंडीशन रखी है कि अगर आपके पास 90% ऑफ शेयर्स इशूड का सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या मतलब है इस बात का कि सपोज आपने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए निकाले, तो कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन सबमिट किया हो। अगर 9,000 से कम रह जाता है तो आपका वो इशू इनवैलिड हो जाएगा और आपको उन शेयर्स पे, जितने भी शेयर्स पे आपके पास एप्लीकेशन मनी आई थी, वो आपको रिफंड करनी पड़ेगी 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। अंडरलाइन करिए कि अगर आपको 90%, ये भी अंडरलाइन करना है, अगर आपको मिनिमम 90% ऑफ योर इशूड कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद आपको क्लोजर ऑफ योर इशू यानी कि जब आपका इशू खत्म होने वाला होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन का पैसा वापस करना होगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जस्ट नॉलेज के लिए सुन लो कि जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है तो उस टाइम पे कुछ खर्चे की होते हैं, जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती है, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स आपको पता ही है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको दो मेन राइट्स दिए जाते हैं। एक तो होता है राइट टू रिसीव डिविडेंड, दूसरा होता है राइट टू रिसीव द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड रिसीव होता है और कंपनी के बंद होने के टाइम पे भी जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल चल रहा होता है तो सबसे पहले जो कैपिटल है वो इनको ही वापस दी जाती है बिफोर इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के टाइप्स हैं। पहला है विद रेफरेंस टू डिविडेंड। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं हमारे पास यहाँ पर, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास ये राइट है टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब कि सपोज करो कि आपको 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको डिविडेंड रिसीव नहीं होगा। बट इन 4th ईयर अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है तो पिछले साल का जितना भी डिविडेंड क्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो चुका था, एरियर्स में था, आउटस्टैंडिंग था, वो सारा डिविडेंड आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना होगा। बट अगर ये एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड पे करिए, दैट्स इट। सेकंड है आपके पास पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेशन के बेसिस पर 2, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो आपके सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब प्रॉफिट होता है उसमें से पहले बाहर के खर्चे यानी कि इंटरेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें माइनस की जाती हैं, टैक्स पे किया जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रेफरेंस डिविडेंड में दिया जाता है, फिर बचा कुचा इक्विटी वालों को मिलता है। लेकिन अगर आप एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इक्विटी वालों के साथ साथ आपके पास भी ये राइट है कि आप सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ शेयर ले सकते हैं। बट अगर आप एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके के हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। रिडेम्पशन के बेसिस पे बात करूं तो 2 तरीके के हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा वापस करना ही होगा, 5 साल, 10 साल और मैक्सिमम सिर्फ आप 20 साल तक के लिए ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं। बट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको आपको लाइफ टाइम तक, जिनका पैसा आपको वापस नहीं करना, अगर आपकी कंपनी बंद होगी सिर्फ तभी आपको इनका पैसा वापस करना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस है, बहुत इजी है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमारे पास 3 तरीके की शेयर कैपिटल है।
ऑथराइज्ड, जिसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, यानी कि जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो तो आपको अपनी कैपिटल भी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, जिसे आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हो। ये बताता है कि एक कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कितने शेयर्स इशू करके एक कंपनी फंड रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज़्यादा कोई कैपिटल नहीं होती है। इशूड कैपिटल उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, जिसे आपने पब्लिक को दिया है फॉर सब्सक्रिप्शन। आप पब्लिक को ऑफर करो, सपोज मेरे पास 10,000 चॉकलेट्स हैं, लेकिन वो मेरी मैक्सिमम चॉकलेट्स है जो मेरे पास रखी हुई है मेरे गोडाउन में या मेरी शॉप पे, लेकिन मैं उन 10,000 में से सिर्फ 2,000 चॉकलेट्स ही मार्केट में बेचने के लिए अगर निकालती हूँ तो वो मेरी इशूड चॉकलेट्स होंगी। तो लाइकवाइज मेरे पास शेयर्स तो हैं 1,00,000, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 10,000 ही पब्लिक को बेचने के लिए निकाले, ऑफर करे, तो वो मेरी इशूड कैपिटल है। और आपकी इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आपकी उसके इक्विवेलेंट हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हमेशा आपकी इशूड कैपिटल आपके ऑथराइज से कम या उसके बराबर होगी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जिसको पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके लिए पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन दे दी है कि हाँ हम रेडी हैं आपके शेयर्स को लेने के लिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कभी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके इक्विवेलेंट हो सकती है लेकिन उसके बराबर नहीं हो सकती। बच्चों, जो मैं ये इक्वेशंस लिख रही हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि मैम सब्सक्रिप्शन कैपिटल तो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमने ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ा है। वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, मैं उसे कहूँगी कि ओवर एप्लीकेशंस होती हैं वो, और उन ओवर एप्लीकेशंस को आप प्रोराटा लगा के इशूड कैपिटल के बराबर ले आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन 70,000 की आई हैं, तो आप उन 70,000 एप्लीकेशन को 50,000 एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल आपकी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होती है। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये भी आपको दो कैटेगरी में देखने को मिलेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। प्लीज़ इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि अगर आपका 10 रुपये का शेयर है और आपने 10 रुपये ही मांगे और वो 10 रुपये ही मिल गए, उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। यानी कि आपकी फेस वैल्यू अगर आपको पूरी रिसीव हो चुकी है और आपने पूरी मांग भी ली है, कॉल्ड भी कर ली है सिर्फ, तो ही वो फुल्ली पेड अप है। बट सपोज अगर आपके पास आपका 10 रुपये का शेयर था, आपने मांगा ही 8, कॉल्ड अप आपकी 8 रुपीज़ ही है और वो 8 की 8 मिल भी गई है, तब भी आप उसे फुल्ली पेड अप में नहीं डालोगे। फुल्ली पेड अप का मतलब है अगर आपको पूरा फेस वैल्यू, पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव हुई, तो आपने मांगा ही कम लेकिन पूरे मिल गए हैं, तब भी आप उसे नहीं लिखेंगे फुल्ली पेड अप में, वो भी तब भी आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ही काउंट होता है। अब सपोज करो कि आपने 10 में से 8 मांगे और 6 ही मिले, तो भी वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में है। यानी कि फुल्ली पेड अप में सिर्फ तभी लिखेंगे जब पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप होकर रिसीव भी हो जाएगी। अनकॉल्ड के केस में भी हम उसे फुल्ली पेड अप में नहीं डालते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो पढ़ना है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, वही हमारी कैपिटल का वो पार्ट जो हमने मांगा है लोगों से पेमेंट के लिए, शेयर होल्डर से कहा है कि आप इतना पैसा हमें दे दो। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप का वो पार्ट जो हमारी पब्लिक ने हमें पे कर दिया, मतलब आप सिंपल ही वालों, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा हमने शेयर्स पे रिसीव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का डिफरेंस है, तो इसमें मीनिंग तो क्या, आप ये पढ़ लो बस सेकंड वाला पॉइंट कि ऑथराइज कैपिटल को एमओए यानी कि मेमोरेंडम में लिखा जाता है, लेकिन इशूड कैपिटल को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें पढ़ना है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। आप ये मत सोचना क्या डिफरेंस है, दोनों को आगे पीछे ही तो लिखा है, लेकिन दोनों बहुत अलग कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कैपिटल रिजर्व बताती हूँ कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। जब भी कभी आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को जिस रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं वो कैपिटल रिजर्व है। लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व यानी कि किसी चीज को हम सेव कर रहे हैं, किसको, कैपिटल को सेव कर रहे हैं। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल का वो पार्ट जो आपका अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आपने साइड में उठा के रखा हुआ है, एक रिजर्व बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। आपने शायद ये वाला कंसेप्ट ध्यान से, आई डोंट नो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है,
क्योंकि आप प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बट ये आपको ध्यान से सुनना है कि क्या बोला मैंने बोला कि ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो हमने साइड में उठाकर रखा हुआ है, कब के लिए? ओनली फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कि जब कंपनी हमारी बंद हो रही होगी सिर्फ तब इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 रुपये का शेयर था, मैंने 6 रुपये मांग लिए, 4 रुपये अभी भी अनकॉल्ड है, तो उस 4 में से मैंने 2 रुपये रिजर्व कैपिटल में डाल दिए, तो वो 2 रुपये सिर्फ मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे इस्तेमाल कर सकती हूँ। बचे हुए 2 रुपये मैं अभी भी मंगवा सकती हूँ शेयर होल्डर से। ठीक है, तो जितना हमने अनकॉल्ड का साइड में उठा के रख दिया है सिर्फ वही रिजर्व कैपिटल है, और ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, पर मैंडेटरी नहीं है आपके लिए रिजर्व कैपिटल बनाना, और इसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होता है। के लिए आप कोई डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते इस रिजर्व से, आप इससे कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही आप इसे कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। कैपिटल रिजर्व को हम डिस्क्लोज करते हैं, कैपिटल रिजर्व को डिस्क्लोज किया जाता है बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लेकिन रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कैपिटल रिजर्व को आप कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल भी करेंगे, आप इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा एक बार, रीड ज़रूर ध्यान से। ये आपका फॉर्मेट है कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को आप डिस्क्लोज करते हो बैलेंस शीट में, गो थ्रू इट। और नेक्स्ट बहुत छोटा सा बॉक्स है हमारे पास ये, जो ये कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी मंगवानी है तो कितनी एप्लीकेशन मनी आपको मंगवानी होती है? आपको मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू, ऐसा लेकिन कौन कह रहा है? कंपनीज एक्ट, दो लोगों ने बताई है हमें बात, कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों हमें बताते हैं इसके बारे में, बट दोनों ने थोड़ी सी अलग बातें बोली हैं। एक ने इशू प्राइस का बोला है और एक ने फेस वैल्यू। देखो बेटा, डिफरेंस होता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू का मतलब तो है मेरा 10 रुपीज़ का शेयर है, वो उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन मैंने 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में बेचा, यानी कि 2 रुपये के प्रीमियम के साथ बेचा, तो इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम वो मेरा इशू प्राइस है। आपका इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, कब? ओनली एट द टाइम ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अगर आप शेयर्स पार पे इशू करते हो तो जितने का इशू प्राइस है उतने का फेस वैल्यू है, लेकिन अगर प्रीमियम पे आपके शेयर्स इशू होते हैं तो प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू अगर 10 है तो इशू प्राइस 12 है। तो उन्होंने, कंपनीज एक्ट ने ये कहा है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू हो, लिख लो इसको अच्छे से। और सेबी कहता है 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, ये अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स। कॉल्स को मंगवाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करते हो तो टेबल एफ है हमारे पास, जो ये कहती है कि 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का डिफरेंस होना ही चाहिए, और अगर एक बार आपने एक कॉल के बीच में 2 महीने का डिफरेंस रखा, 3 महीने का डिफरेंस रखा, तो हर बार आपको हर कॉल के बीच में सेम डिफरेंस रखना होगा, यानी कि 2 कॉल्स के बीच में यूनिफॉर्म डिफरेंस ही होना चाहिए। उसके बाद आप कितने तक की एप्लीकेशन मनी मंगवा सकते हो, कॉल मनी मंगवा सकते हो, तो यहाँ पर हमारे पास है 25% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो सेबी कहता है उसी के बारे में बोला गया, लेकिन फेस वैल्यू पर 25% है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि लिख लो। और हमेशा कॉल मंगवाने के लिए जो पैसे देने का टाइम पीरियड है वो आपको कम से कम एक 14 डेज़ का नोटिस पीरियड उनको देना होगा। उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 53। आपको पता है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है, और ऐसा सेक्शन 53 में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास सेक्शन 54 एक ऐसा सेक्शन है जो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड करता है। कौन से केसेस में? सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। स्वेट मतलब होता है पसीना, यानी कि जो वर्कर्स हमारे पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनती वर्कर्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, हम उनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर आप चाहें तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे हमारे कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो सिर्फ सेक्शन 54 ही अलाउड करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, वो भी सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। अदरवाइज सेक्शन 53 तो यही कहता है कि आप नहीं इशू कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं टू
इशू द फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, अगर आप कंपनी में बोनस शेयर्स दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अगर आपने कोई कमीशन पे किया है, कोई भी खर्चा किया है डिबेंचर्स या सिक्योरिटी को इशू करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए। अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का, उसके ऊपर आप कोई प्रीमियम पे करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खुद के शेयर्स को खरीदने के लिए, व्हाट इज दिस खुद के शेयर्स? खुद के शेयर्स आर दी इक्विटी शेयर्स। ये जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं यही हमारे खुद के शेयर्स होते हैं, यही हमारे अपने हैं, और इनको हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। जैसे कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने को हम रिडेम्पशन कहते हैं, हम इक्विटी शेयर्स के लिए उसको बाय बैक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई नो थोड़ा बोरिंग चल रहा होगा क्योंकि थ्योरी है, बट ज़रूरी है, एंड मोमेंट पे थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको फटाफट आपको यहाँ पर इसको रिवाइज करा रही हूँ। बस थोड़ा सा ही रह गया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, ध्यान रखो सिर्फ 10% पर एनम है, जैसा कि किस में लिखा हुआ है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट में। कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट 10% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम, टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ओके, डिस्क्लोजर याद कर लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स को हम सब्सक्राइब कैपिटल में डिडक्शन की तरह शो करते हैं, और कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखते हैं, मेन हेड है जिसका करंट लाइबिलिटी। उसके बाद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है जहाँ पर हम शेयर्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कुछ आइडेंटिफाइड लोग, यानी कि जिनको हम पहले से जानते हैं, जैसे कि हम अपने सप्लायर, अपने कंपनी के बायर्स को, हमारे यहाँ के प्रमोटर्स को, हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट को जानते हैं, तो हम चाहें तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अगर इनको हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। ये हमारा प्रेफरेंस है कि हम इनको अलॉट करना चाहते हैं, तो इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पर हम अपने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही हम शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि पहले से ही हमारे कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ हमारे इंट्रैक्शन हुआ है, तो उनको भी हम अपने शेयर्स दे सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्वेट इक्विटी शेयर्स वो है जहाँ पर हम अपने कंपनीज के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे। एक और लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये भी थोड़ा सा स्वेट इक्विटी शेयर्स की तरह ही है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक ऑप्शन है जो कि कंपनी ग्रांट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप चाहो तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी के शेयर्स को आप ले सकते हो। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, एक राइट है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। ESOP जो है एक कैटेगरी है सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स की, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स एक वाइडर टर्म है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर और भी लोग आते हैं एम्प्लॉयज़ के अलावा, जैसे कि हमारे प्रमोटर्स या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जिन्होंने भी हम लोगों की मदद करी, हम उनको भी ये दे सकते हैं, बट जो ESOP होता है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही ऑफर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के थ्योरी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी ही बुक से, यही TS गरेवाल से, आप इसके सिर्फ अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मत टच कीजिएगा, आप उसके अंदर जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप उनके MCQs सॉल्व करो। आप देखो कि आपको कितने MCQs आप सॉल्व कर पा रहे हो, और उसके बाद जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, आप उसको देखना। आप देखोगे कि आप अब सॉल्व ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पर भी। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज हमने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, जितने भी कंसेप्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, आपको वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप उनको एक बार फिर से ज़रूर रीड कीजिएगा, और उसके बाद कुछ MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको भी एक बार देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। कल हम लोग करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो उसके लिए प्लीज़ बी रेडी। बाय बाय।